हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। यदि आप लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है कि मुझे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, 10th से कौन सी पोस्ट ओपन होती है, ITI से कौन सी पोस्ट ओपन होती है, उसके लिए सिलेबस क्या होता है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो का टाइम ड्यूरेशन हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, बट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाली जो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की वैकेंसी है वो हमारी कब तक रिलीज हो सकती है। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ग्रुप सी पोस्ट के बारे में, यानी कि जो 10th क्लास एवं ITI से ओपन होती है, इसके बारे में सिलेबस से लेके हर चीज आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा होगा। साथ ही साथ मेरी कुछ पर्सनल गाइडेंस आप लोगों के लिए रहेगी यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और ग्रुप सी पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेमी स्किल्ड ग्रुप सी की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये वीडियो। अब देखो यहाँ पे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यदि हम लोग इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बात करें तो जितने भी डिफेंस प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, जिनको इंडियन आर्मी या फिर तीनों सेना की यदि हम लोग बात करें, चाहे थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो, यहाँ से जो वो प्रोडक्ट खरीदती हैं। यदि हम लोग इसके प्रोडक्ट की गाइस हम लोग बात करें तो इसके प्रोडक्ट हमारे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। यदि हम लोग देखें, माइंस प्रोटेक्टिव व्हीकल्स जो है बनाती हैं, एंड काफ़ी टाइप के व्हीकल्स हैं, MPB है, आप लोगों की काफ़ी व्हीकल्स का निर्माण करती हैं। उसके अलावा कुछ एमुनेशंस का जो है निर्माण करती हैं। तो इसके काफ़ी सारे डिफेंस प्रोडक्ट हैं जो है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती हैं। तो यहाँ से जो भी हमारी आर्मी वगैरह है वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से खरीदती है। देन अब यहाँ पे इन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो काम करने के लिए वर्कर हैं, उसके अलग अलग समय पर अलग अलग पोस्ट के लिए भर्तियाँ आती रहती हैं। तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको यदि यहाँ पे जाना है तो जो है कहाँ कहाँ से किस तरीके से आप लोग जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। यदि हम लोग ग्रुप सी पोस्ट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या लगेगी यदि आप लोग ग्रुप सी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पर देखो, दो तरीके की वैकेंसी होती है आप लोगों की। एक तो होती है ITI बेस से, यानी कि जिन कैंडिडेट ने ITI किया हुआ है, यानी कि आप लोगों की चाहे ट्रेड फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, वेल्डिंग हो, तो कोई भी ट्रेड से आप लोगों ने ITI किया है तो ITI स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी आती है। और दूसरा टाइप हमारा नॉन ITI का है, तो नॉन ITI से भी यहाँ पे वैकेंसी ओपन होती है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दोनों टाइप में। यदि देखो ITI स्टूडेंट्स की बात करें तो इनके लिए कुछ स्पेसिफिक पोस्ट होती है जिसको बोला जाता है सेमी स्किल्ड ट्रेडमैन पोस्ट, जिसके लिए भर्ती ओपन होती है। अब यहाँ पे इनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यदि हम लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों का मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th क्लास कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि NTC, यानी कि आप लोगों का ITI का सर्टिफिकेट यदि है आप लोगों के ट्रेड से तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का आप लोगों से एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप मस्ट नहीं है। यानी कि यदि आप लोगों ने ओनली ITI किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू की बात नहीं है। साथ ही साथ जिन्होंने डायरेक्टली NAC किया है, यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कंप्लीट किया है विदाउट ITI, वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग भी यहाँ पे एलिजिबल है, तो क्लियर होना चाहिए। अब यदि हम लोग नॉन ITI स्टूडेंट्स की बात करें, यहाँ पर लेबर पोस्ट के लिए वैकेंसी ओपन होती है। इसके लिए जो भी कैंडिडेट ने ओनली 10th क्लास कंप्लीट किया है, मैट्रिकुलेशन कंप्लीट किया है, वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है और अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार की पोस्ट हो गई। यदि हम लोग बात करें सेमी स्किल्ड ट्रेडमैन पोस्ट की, तो यहाँ पे हमारी डिफरेंट ट्रेड हो जाती हैं, अलग अलग ट्रेड, फिटर सेमी स्किल्ड, मशीनिस्ट सेमी स्किल्ड, इलेक्ट्रीशियन सेमी स्किल्ड, तो अलग अलग पोस्ट हैं। तो अपनी अपनी ट्रेड में ITI कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नॉन ITI में हमारे लेबर पोस्ट आती है। अब ITI पोस्ट में दो कैटेगरी और निकल के आती है, जो कि DBW एवं CPW। अब वहाँ पे हमारी कोई स्पेसिफिक ट्रेड नहीं मांगी जाती है कि आपने फिटर ट्रेड से ITI किया है, इलेक्ट्रीशियन से किया है। वहाँ पर आप लोगों से कोई भी ट्रेड यदि ITI में आप लोगों ने किया है तो DBW में अप्लाई कर पाएंगे। वहाँ पे आप लोगों का सेम यही चीज़ें रहती हैं। आगे हम लोग उनके सिलेबस वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा समझिएगा,
अब थोड़ा यदि हम लोग आगे चलते हैं और वहां पे समझने की कोशिश करते हैं इसके सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेमी स्किल्ड वर्कमैन की, यानी कि जो सेमी स्किल्ड ट्रेडमैन की जो वैकेंसी आती है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, उसमें आप लोगों का सिलेबस एग्जाम पैटर्न क्या होता है। मान के चलिए आप लोगों की वैकेंसी आती है, आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखते हो, वहां पर आप लोग अप्लाई तो कर देते हो, बट अप्लाई करने से क्या आप लोगों को जॉब मिल जाएगी? आगे की पूरी प्लानिंग करना पड़ेगा, बिकॉज जॉब लेना आप भी चाहते हो, दूसरे कैंडिडेट भी चाहते हैं, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, वहां पर आप लोगों को अदर कैंडिडेट से, अदर स्टूडेंट से कॉम्पिटिट करना होगा। जो आगे होगा उसको फाइनली जॉब मिलेगी। ये चीज़ क्लियर है? यही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है हम लोगों का। तो उसके लिए हम लोगों को जानना जरूरी है कि हम लोग जो फॉर्म फिलअप करेंगे, जो डिपार्टमेंट है वो किस प्रकार की क्वेश्चन हम लोगों से पूछेगा, उसकी प्रिपरेशन हम लोगों को किस प्रकार करनी है, कहाँ से प्रिपरेशन आप लोगों को करनी चाहिए, तो वो सारी गाइड मैं यहाँ पे आप लोगों को करने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहले आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को समझिएगा कि 2 स्टेज में आप लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहला स्टेज जो होता है उसमें आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन लिया जाता है। रिटन एग्जामिनेशन के बाद में जो सेकंड स्टेज होता है उसमें ट्रेड टेस्ट होता है, यानी कि प्रैक्टिकल होता है। आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड काम करके आप लोगों को दिखाना होता है। जो सेकंड स्टेज होता है वो आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का होता है। देन मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद में आप लोगों का ज्वाइनिंग। तो मेजरली यदि हम लोग यहाँ पे देखें 2 स्टेज हम लोगों के सामने होता है। सबसे पहले जो पहला टास्क होता है हमारा वो होता है रिटन एग्जाम। अब रिटन एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से प्रिपरेशन करना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम लोग पूरा ढांचा देख लेते हैं कि किन किन फिल्टर से होकर आप लोग गुजरोगे जब आप लोगों को यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो रिटन एग्जामिनेशन की हम बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन पहला चरण होता है, पहला स्टेज होता है, जिसमें आप लोगों से क्या पूछा जाता है। टोटल यहाँ पर गाइस यदि हम लोग रिटन एग्जामिनेशन की बात करें, ओनली 1 पेपर होता है। यहाँ पे आप लोगों का एक क्वेश्चन पेपर होगा। उस क्वेश्चन पेपर पे ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइसेस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैक्सिमम आप लोगों के 100 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 100 MCQ क्वेश्चन होंगे। अब इन 100 MCQ क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा वह 2 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला पार्ट होगा जो कि पार्ट ए, यहाँ पे आप लोगों के 20 मार्क्स का ये पहला पार्ट होगा। यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को समझ लीजिएगा। ये 20 क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, जनरल साइंस एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि यहाँ पे जो जनरल साइंस होगा, सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न होंगे जो कि 10 अंक के होंगे, जो सिंपल 10th स्टैंडर्ड लेवल के आप लोगों से पूछे जाते हैं। उसके अलावा यदि हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों के 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स का होगा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के दोनों 10th स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं, यानी कि बहुत ही बेसिक चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। यानी कि यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, यहाँ पे जो हमारा पार्ट ए सेक्शन की यदि हम लोग बात करें, पार्ट ए सेक्शन 20% वेटेज का होता है। इस 20% वेटेज में से आप लोगों का टारगेट होना चाहिए गाइस कि कहीं ना कहीं हम लोग 15 से लेकर 18% तक मार्क लेकर आ पाएं। यानी कि यदि आप लोग 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट कर रहे हो, डेफिनेटली आप लोग एक सही टारगेट की ओर जा रहे हो, आप लोग कट ऑफ मार्क्स में आ पाओगे। लेकिन भैया 15 से 18% मार्क्स लाने के लिए किस प्रकार प्रिपरेशन करना होगा, तो मैंने क्या बोला, यहाँ पे जो आप लोगों का 10 मार्क्स के आने हैं दोनों चीज़ें, यानी कि सामान्य विज्ञान एवं सामान्य गणित, यहाँ पे दोनों ही सिंपल होते हैं आप लोगों के। बट आप लोगों को क्या है, जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों के जो मेनली उन टॉपिक को टच करना है। यानी कि यदि आप लोग मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं है आप लोग एरिया वॉल्यूम को पढ़ रहे हो, भाई ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डीपली आप लोगों को नहीं जाना है। कॉमन टॉपिक को टच करना है, कॉमन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। बिकॉज यहाँ पे मेनली उन लोगों का फोकस होता है कि आप लोग जो स्पेशलिस्ट हो, फिटर में, मशीनिस्ट में, इलेक्ट्रीशियन में, जो 80% वेटेज वाला पार्ट है जो कि सेक्शन बी, वहाँ पर आप लोगों का एक्चुअल में हकीकत पता लगाते हैं। वो ये आप लोगों का एक तरीके से जनरल पार्ट है। यहाँ पर कुछ कॉमन क्वेश्चन इंक्लूड करते हैं, जो कि यदि आप लोग थोड़ा सा एफर्ट अपना लगाते हो तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला कि 15 to 18% मार्क्स कोई बड़ी बात नहीं है, यदि आप लोग थोड़ा सा भी सीरियसपन रखते हो।
अब देखो, यदि हम लोग सेकंड स्टेज की बात करें, सेकंड पार्ट की बात करें, तो जो सेकंड पार्ट है, पार्ट बी, इस पार्ट बी में आप लोगों का 80 मार्क्स का पार्ट बी होगा, 80 मार्क्स का, जो आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड होगा। यानी कि अब यहां से ट्रेड से रिलेटेड बात कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे पर्टिकुलर आप लोग अपनी पोस्ट के लिए फॉर्म को फिल करते हो। यानी कि आप लोगों की पोस्ट है ट्रेडमैन, फिटर, सेमी स्किल्ड ट्रेडमैन, तो फिटर ट्रेड के लिए अप्लाई किया। पर्टिकुलर नंबर ऑफ वैकेंसी होती है अलग अलग ट्रेड की। तो यहाँ पे जो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होता है वह अलग अलग ट्रेड का अलग अलग क्वेश्चन पेपर होता है। वहाँ पर जो 80% वाला पार्ट है वो आप लोगों का डिफरेंट होता है, लेकिन 20% वाला पार्ट होता है वो सेम होता है सभी ट्रेड का। तो जो फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है, वो आप लोगों का कॉमन है, लेकिन बी पार्ट सभी ट्रेड वालों का अलग अलग है। बिकॉज यहाँ पर जो 80 मार्क्स लिए जा रहे हैं, 80 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आप लोगों की रिलेवेंट ट्रेड से होगा। यदि आप लोगों ने फिटर ट्रेड से ITI किया है तो फिटर ट्रेड से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों के जो भी टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, चाहे वह सेफ्टी हो, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल हो, लिमिट फिट टॉलरेंस हो, लेथ मशीन हो, मिलिंग मशीन हो, शेपिंग मशीन हो, तो उन सभी कुछ टॉपिक से आप लोगों के 80 प्रश्न इंक्लूड किए जाएंगे। तो आप लोगों का यहाँ पे टेक्निकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तो ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो आप लोगों का बी पार्ट जो होता है वो क्या है, 80 मार्क्स का लिया जाता है। ऑल क्वेश्चन जो है आप लोगों को अटेंड करना कंपलसरी है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग आप लोगों की नहीं होती है। यानी कि कोई गलत उत्तर भी आप लोग देते हो तो कोई भी नंबर आप लोगों का कट नहीं किया जाता है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे इस प्रकार हमारा जो पहला स्टेज होता है, जो कि आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन होता है, आप लोगों का किसके लिए, सेमी स्किल्ड पोस्ट के लिए, कुछ इस प्रकार का ढांचा होता है उसका। इस प्रकार आप लोगों को यहाँ पे प्रिपरेशन करनी चाहिए। कुछ अदर चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखोगे पार्ट ए, जो कि आप लोगों का जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। पार्ट बी की यदि हम लोग बात करें, यहाँ पर गाइस 80 प्रश्न आप लोगों के पूछे जा रहे होंगे, 80 मार्क्स का होगा। यदि टोटल टाइम ड्यूरेशन की हम लोग बात करें, यहाँ पे 2 घंटा 40 मिनट का समय आप लोगों को मिलता है। यानी कि सॉरी, यहाँ पे टोटल 2 घंटे का समय मिलता है। 2 घंटा 40 मिनट जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी है उनके लिए मिल जाता है, जो एक्स्ट्रा उनके लिए जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। तो टोटल आप लोगों के पास में 100 प्रश्न है और इसके लिए 120 मिनट का समय आप लोगों को मिल जाएगा। तो समय बहुत सफिशिएंट होता है गाइस, समय में कोई इशू नहीं है। बिकॉज यहाँ पे टेक्निकल क्वेश्चन जो 80 प्रश्न है आप लोगों के, उसको आराम से आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पे समय लगने का सवाल नहीं है। टेक्निकल में यदि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो इमीडिएटली आप लोग करेक्ट करोगे, देन आगे बढ़ोगे। तो चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन उसके लिए जो टेक्निकल है वो आप लोगों का फंडामेंटली क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग आने वाली वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेशल टेक्नो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आप लोगों के फुल कोर्सेस अवेलेबल करा दिए गए हैं आने वाली वैकेंसीज के लिए, जिसका फिटर मास्टर कोर्स, टर्नर मास्टर कोर्स, मशीनिस्ट मास्टर कोर्स, इलेक्ट्रीशियन मास्टर कोर्स। यहाँ पर आप लोगों का जो 80 क्वेश्चन वाला पार्ट है, इवन यहाँ पे जनरल साइंस वाला पार्ट है, वो टोटल कवर हम लोग करा रहे हैं। यदि आप लोग जीरो से भी स्टार्ट कर रहे हो, टोटल बेसिक से आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं। यदि आप लोग जीरो से स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे एटलीस्ट आप लोग एडवांस तक बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे जो 80 क्वेश्चन है उसमें से बहुत अच्छा आप लोग स्कोर इजीली कर पा रहे होगे। अब यहाँ पे ये तो हो गई क्वेश्चन पेपर की बात। सर हम लोग कितना स्कोर यहाँ पे करें जब हम लोग सोच सकते हैं, यानी कि हम लोगों को अपनी गहराई यदि आप लोगों को पता लगाना हो कि भाई ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने वाली है, तो क्या हम लोग उस स्टेज में हैं कि हम लोग फाइट कर पाएंगे एग्जाम को। 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर रहे होंगे, तब आप लोगों के चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पे समझ लीजिएगा, मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया कि जो 20 क्वेश्चन आप लोगों के पार्ट ए में पूछे जाने हैं, यहाँ पर एटलीस्ट आप लोगों के 16 मार्क्स जो है आना चाहिए, यानी कि 16 मार्क्स आप लोग यहाँ पे लेके आ रहे होंगे। उसके अलावा जो 80 क्वेश्चन वाला गाइस जो पार्ट है, यहाँ पे मिनिमम आप लोगों को 70 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 70 मार्क्स लेकर आने हैं। तो लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि लगभग 85% मार्क्स यदि आप लोग लाते हो,
कितना गाइस, यदि 85% मार्क्स आप लोग लेकर आते हो तो आप लोगों का डेफिनेटली चांसेस बन सकता है। प्रीवियस हिस्ट्री को देखा जाए, जहां पर कट ऑफ को डिस्कस किया जाए, चाहे OFRC की जो वैकेंसी है उसको आप लोग देखिए, या इससे पहले फैक्ट्री वाइज वैकेंसियां आती थी, वहां पर जो कट ऑफ जाता था वह 80 to 85% जो कैंडिडेट मार्क्स लेकर आ रहा है वो डेफिनेटली मेरिट में आ जाता था, कट ऑफ उसका निकल जाता था। अब ये डिफरेंट फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोगों का क्वेश्चन पेपर किस लेवल का है, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एटलीस्ट जब हम लोगों का एग्जाम पेपर होता है उस टाइम आप लोगों को सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि कट ऑफ कहां तक जा सकता है। अभी तो हमारी वैकेंसियां आएंगी, क्या चीजें हैं वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये मैं रफली आइडिया दे रहा हूं जिससे कि आप लोग थोड़ा सा आपके माइंड में क्लियर विजन होना चाहिए कि मुझे किस टारगेट के लिए मेहनत करना है, तो जिससे कि आप लोग एक क्लियर माइंडसेट के साथ में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें, आने वाली वैकेंसी को ग्रैब कर सकें। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट पोस्ट की यदि बात करें, जो लोग लेबर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 10th स्टैंडर्ड से, उनके लिए जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें आप लोगों का न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन का आप लोगों का क्वेश्चन पेपर होता है, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, 2 घंटे का समय मिलता है। उनका एग्जाम पैटर्न कुछ गाइस इस प्रकार का होता है। तो जो कैंडिडेट लेबर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब देखो कुछ चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए गाइस, जिससे कि आप लोगों की सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो सके। एज लिमिट के बारे में समझिएगा, यहाँ पे मैंने एज लिमिट नहीं बताया। एज लिमिट आप लोगों का 18 साल से लेके 32 साल तक एज लिमिट है। लेकिन यहाँ पे समझिएगा अभी का जो प्रोसेस है, ये जो है सारी जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ इससे पहले का जो रिक्रूटमेंट है उसके बिहाफ पर, उसके बेसिस पर दे रहा हूँ। इस बार कुछ चेंजेस हो सकता है, ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड है, बट क्या हमारा सिलेबस चेंज हो जाएगा, क्या हमारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो चेंज हो जाएंगी, क्या हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चेंज हो जाएगा? बिल्कुल नहीं गाइस, ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। हमारा एज लिमिट में क्या चेंजेस आ सकता है? थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, जैसे कि यहाँ पे 32 ईयर है, इसको मिनिमम 28 ईयर वो लोग कर सकते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से। बिकॉज अभी जो हमारी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉर्पोरेटाइजेशन की ओर जा चुकी है, 7 DPSU में कन्वर्ट हो चुकी हैं, 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट बना दिया गया है। तो अलग अलग कैटेगरी की फैक्ट्री को अलग अलग यूनिट में रखा हुआ है। तो क्या उसकी वजह से चेंजेस आएंगे? क्या हमारी भर्ती जो है टेम्पररी बेसिस हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों की भर्ती जिस प्रकार आती थी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सेम एज इट इज उसी प्रकार का रिक्रूटमेंट रहने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। उस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए, ऐसा कोई भी दिक्कत वाला बात नहीं है। और यहाँ पे एज लिमिट भी आप लोगों का 28 ईयर से कम नहीं होगा। बाकी जो भी आप लोगों का एज पर गवर्नमेंट रूल जो आप लोगों के एज लिमिट पर रिलैक्सेशन होता है वो आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो समझिएगा, अब हम लोग बात कर लेते हैं सर ITI स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड स्टेज है। मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेज में यदि आप लोग क्वालिफाई कर लेते हो, यानी कि अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते हो, उसके बाद में आप सेकंड स्टेज में चले जाते हो। और सेकंड स्टेज होता है आप लोगों का ट्रेड टेस्ट। वहाँ पे क्या होता है भाई, ट्रेड टेस्ट में आप लोगों के ट्रेड से रिलेटेड आप लोगों को काम करके दिखाना होता है। ट्रेड टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है, तो वहाँ पे क्वालिफाई करना बहुत इजी है, कोई इशू की बात नहीं है। यानी कि कुछ कॉमन से ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि आपके ट्रेड से रिलेटेड यदि फिटर टर्नर मशीनिस्ट वाले कैंडिडेट हैं तो वहाँ पर आप लोगों को प्लान टर्निंग करनी है, टेपर टर्निंग करनी है। मिलिंग वाले हैं तो कुछ सिंपल ब्लॉक बनाना है, सेपर मशीन, मिलिंग मशीन चला के दिखाना है। तो ये कुछ कॉमन से ऑपरेशन है जो आप लोगों को करके दिखाने होते हैं, जिसके बिहाफ पर आप लोग क्वालिफाई होते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा डाउट होता है सर मेरे हाथ पर टैटू बना हुआ है, क्या मैं मेडिकल एग्जामिनेशन में डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा? सर मेरा बचपन में यहाँ पर चोट लग गया था, क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा उस वजह से? मेरे आँख में चश्मा लगा है सर, मेरी आईज प्रॉपर नहीं है, क्या मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा? तो आप लोग जो वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रही हो उसका पर्पस क्या है गाइस? यदि हम लोग पर्पस की बात करें तो भाई क्या पर्पस है? आप लोगों को फैक्ट्री में भैया प्रोडक्शन देना है। आप लोगों की जो भी प्रोडक्ट बनता है, जिस भी फैक्ट्री में आप जा रहे हो वहाँ पर आप लोगों को
टेक्नीशियन के तौर पर काम करना है, वहाँ पर आप लोगों को CNC मशीन्स चलाना है, गियर्स बनाना है, या जो भी पार्ट वहाँ पर बनते हैं एमुनेशन का काम करना है, तो वहाँ पर जो है आप लोगों की आइज़ की बात करें तो 4 डायोप्टर तक यदि आप लोगों का चश्मा भी लगा है तो इजीली एक्सेप्ट होता है। यानी कि B1 स्टैंडर्ड का आप लोगों का जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि कॉमन है, इतना इशू की बात नहीं है। यदि टैटू की बात करें अलाउ होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कि कोई भी आप लोगों को मेजर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से आप वर्कशॉप में काम ना कर पाएं। बचपन में आप लोगों को चोट लगी है, हाथ टूटा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप लोगों का अभी प्रॉपर काम कर रहा है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, तो आप लोगों को कोई भी इशू यहाँ पे आने वाला नहीं है। तो ये चीज़ निकाल दीजिए। जिनकी आंख में डिफेक्ट है, चश्मा लगा है, वो लोग भी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा, उनके लिए भी मौका है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सिविलियन डिफेंस के अंतर्गत आते हो, तो यहाँ पे ये नहीं है कि आप लोग आर्मी की तरह आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा या सेना में भर्ती की तरह आप लोगों का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है वो आप लोगों का कॉमन मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, जिसको यदि आप लोगों का बॉडी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, आप लोग काम करने में जो है कैपेबल हो, तो इजीली आप लोग क्वालिफाई हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है गाइस, वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन। तो आप लोगों का रिटन एग्जामिनेशन यदि अच्छे तरीके से आप लोग क्लियर करते हो, इसकी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे तरीके से करते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी यदि आप लोग स्पेशल टेक्नो एंड्रॉयड एप्लीकेशन से जुड़े हुए हो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कोर्सेस ऑलरेडी ले चुके हैं, तो उनको थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने भरोसा करके कोर्सेज को ज्वाइन किया। और हम लोगों की रिफंड पॉलिसी होती है, जो कि 7 डेज रिफंड पॉलिसी होती है, जो कि क्लियरली मैं आप लोगों के सामने बोलता हूं। बिकॉज रीज़न क्या है, कॉन्फिडेंस रहता है कि इससे बेस्ट कंटेंट आप लोग यदि कहीं भी जाओगे तो मिल नहीं सकता है, स्पेशली ITI स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज रीज़न क्या है, यहाँ पे मैं इतने साल से आप लोगों को जो भी तैयारी करा रहा हूँ, उसके बिहाफ पर काफ़ी सारे हम लोगों ने एग्जामिनेशन देखे हैं, काफ़ी वैकेंसियों को क्लियर किया है, काफ़ी सारे कैंडिडेट निकले हैं। उसके बेसिस पर आप लोगों को हर चीज़ उस तरीके से अभ्यास से गाइस हर चीज़ क्लियर होती जाती है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही है। तो वहाँ पर यदि आप लोग कोर्सेज को ज्वाइन करते हो, देन आप लोगों को कोई भी कंटेंट में कोई भी समस्या आती है, आप लोग इमीडिएटली एक मेल के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, विदाउट एनी क्वेश्चन, हम लोग कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं कि किस वजह से रिफंड चाहिए, इजीली आप अपना रिफंड ले सकते हो। बिकॉज ऐसा हम लोग क्यों बोल पा रहे हैं आप लोगों के सामने आके, बिकॉज कंटेंट में वो दम है कि आप लोग एक बार देखोगे तो खुद ही आप लोगों को लगेगा कि एज इट इज़ एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो कंटेंट चाहिए स्टैंडर्ड, वो एज इट इज़ अवेलेबल है। तो वहाँ पे जाके आप लोग चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आप लोगों के एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। बाकी गाइस आप लोग कहीं से भी प्रिपरेशन करो, बट आप लोगों का रोड मैप पहले से क्लियर होना चाहिए कि हमारा क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, उसके बिहाफ पर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ, तब फायदा होता है। गाइस देखो काफ़ी सारे कैंडिडेट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स के अंदर वो जज्बा होता है, वो ताकत होती है कि वो कर सकते हैं, लेकिन वो मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही डायरेक्शन ना मिलने की वजह से प्रॉब्लम फेस करते हैं। यानी कि वो प्रॉपर नहीं पढ़ रहे हैं, प्रॉपर उनके पास में स्टडी मटेरियल नहीं है, प्रॉपर बुक्स नहीं है, जिस वजह से क्या मिसगाइड होते हैं। जबकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कम प्रिपरेशन करते हैं, बहुत कम टाइम देते हैं पढ़ाई में, लेकिन वो लोग निकल जाते हैं। बिकॉज रीज़न क्या है, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो काफ़ी सटीक होती है। उन लोगों ने एनालाइज किया होता है पहले कि हम लोग किस डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कौन से टॉपिक हम लोगों को पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक से हम लोगों को पढ़ना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की या फिर अदर डिपार्टमेंट की, तो आप लोगों को सबसे पहला आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि आप लोगों को समझना चाहिए उस डिपार्टमेंट के बारे में, उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, उसके सिलेबस के बारे में, उसके क्वेश्चन के लेवल के बारे में। देन स्मार्टली अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना चाहिए, तो आप लोगों को जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैं अपनी तरफ से गाइड थोड़ा सा करना चाहूँगा। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आप आगे बढ़ा सकते हो। एंड गाइस यदि हम लोग इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की अपकमिंग वैकेंसी के बारे में बात करें कि कब तक आ सकती है, तो काफ़ी सारे RTI रिप्लाई में उन्होंने क्लियर किया है कि नंबर ऑफ पोस्ट काफ़ी ज़्यादा खाली हैं हर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में,
और ये वैकेंसी रिलीज होने के चांसेस हैं अक्टूबर नवंबर तक गाइस वैकेंसी आने के चांसेस हैं। तो हो सकता है काफ़ी जल्दी हम लोगों को इस वैकेंसी का न्यूज़ देखने को मिल जाए। तो आशा करता हूँ सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। यदि कोई भी डाउट रहता है या आप लोग अदर कोई वीडियो चाहते हो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में कि जिसके बारे में आप लोगों को क्लियर करूं, तो आप लोग नीचे एक कमेंट डाल सकते हो जिसके बेस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।